आज मैं सीएससी से आप लोगों को पासवर्ड बनाना सिखाऊंगा। कुछ क्लेरिफिकेशन है, वो भी मैं आपका डाउट्स क्लियर करूंगा। काफ़ी लोग सीएससी से पैन कार्ड नहीं बनाते हैं। एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो उन्हें नॉलेज नहीं होता ये कैसे बनाया जाए, या उनको कोई सही गाइडेंस नहीं करता। कभी कभार उस सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, बट वो कुछ कहते हैं। कभी कभार उन्हें समझ में नहीं आता है, कोई कुछ और गाइड करता है, कुछ कुछ और गाइड करता है, तो जिस वजह से उसे समझ में नहीं आता है और वो बंदा कभी सीएससी के थ्रू पासवर्ड नहीं बनाते। एक्चुअली आप सीएससी के थ्रू अगर पासवर्ड बनाते हैं तो आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो पासवर्ड बन ही जाएगा और आपके तरीके आप सीएससी के थ्रू से आप बना सकते हो, कोई झंझट नहीं है। सेकेंड थिंग, सीएससी आपसे 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लेती है जब उसके पासवर्ड का फॉर्म आप सबमिट करते हो। अगर कस्टमर का पासवर्ड अप्रूव हो जाता है तो वो जो 50 रुपये आपसे सीएससी ने लिया है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर उसका पासवर्ड अप्रूव हुआ पासवर्ड ऑफिस के थ्रू तो आपको सीएससी के थ्रू वो पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों का पासवर्ड बनाया है और मुझे वो अनुभव है, और काफ़ी लोगों का पैसा मुझे रिफ़ंड भी मिला हुआ है। जो कि मैंने सीएससी के थ्रू पे किया है वो मुझे रिफ़ंड मिला है। सिर्फ 50 रुपये, आपको 1500 रुपये रिफ़ंड नहीं मिलेंगे। जो सरकारी फ़ीस है जो एसबीआई के थ्रू आप पे करते हो वो पैसा रिफ़ंड नहीं मिलते। आपको सिर्फ 50 रुपीज़ आपको रिफ़ंड मिलेंगे जो आप पे करते हो, मगर वो शर्त ये है कि उसका पासवर्ड अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ सीएससी के थ्रू पासवर्ड बनाने का तरीका। यहाँ पे सर्च कीजिए, सर्च बार में PASS, देखिए पासवर्ड बनाने का आ गया, पासवर्ड सर्विस। आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। अब इनमें से कोई भी किसी भी राज्य में हो, आप मेरी वीडियो कोई भी देख रहा हो, अब इनमें से किसी भी राज्य में हो, प्रोसेस सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो अब मैं मुंबई से हूँ तो RPO मुंबई मैं अपना सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ तो मैं मुंबई के बारे में बताऊँगा। अदर स्टेट का अदर नहीं बताऊँगा, मगर प्रोसेस सेम ही है। आप मुंबई से हो तो मुंबई से, आप चंडीगढ़ से हो तो चंडीगढ़ पे क्लिक करो। आपका कस्टमर का पहले ये चेक करो कि उसके आधार कार्ड पे एड्रेस कौन सा स्टेट का है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर का अगर आधार कार्ड पंजाब का है और वो कस्टमर पासवर्ड बनाने आया है मुंबई में, तो पहले पूछ लो कि सर आपको प्रोसेस कौन से स्टेट से करवाना है, मुंबई से या चंडीगढ़ से। तो पहले क्लेरिफिकेशन करवा लो। पता चला कस्टमर का चंडीगढ़ का आधार कार्ड है और आपने प्रोसेस मुंबई से कर दिए तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। कस्टमर आपके शॉप पे आके चिल्लम चली करेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद में गो टू पासवर्ड सेवा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, पेज ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस फ्रेश पासवर्ड, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड इश्यूअर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये एक लिंक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं फ्रेश पासवर्ड, री इशू पासवर्ड। फ्रेश पासवर्ड में जिसका फर्स्ट टाइम पासवर्ड बन रहा है ये उन्हीं लोग के लिए है। री इशू में जिसका जिस कस्टमर का पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है तब उस जगह पे यहाँ पे इशू करना होता है। मगर जिस हम नया पासवर्ड के लिए बना रहे हैं तो हमें ये चीज़ के बारे में नहीं जानना है, हमें सिर्फ फ्रेश। क्योंकि मैं ये वीडियो उन लोगों के पर्पज़ में बना रहा हूँ जिन लोगों के पास जो लोग फर्स्ट टाइम पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको फ्रेश पासवर्ड पे ओके करना है। नॉर्मल तरीका, तत्काल तरीके ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल पे, तत्काल पे बहुत कम ट्राई कीजिएगा, क्योंकि तत्काल में समय और पैसा दोनों जाता है। तो कस्टमर से रेफ़र कीजिएगा कि नॉर्मल। अगर कस्टमर कहता है कि मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए एग्री हूँ तो तब ये तत्काल मोड सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल हम नॉर्मल मोड पे ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद में पासवर्ड 36 पेज का भी होता है, 60 पेज का। 36 और 60 पेज में डिफरेंस क्या है? 36 वो पेज के वो पासवर्ड होते हैं जो कम ट्रैवल करते हैं इंडिया के बाहर, इंडिया में जो भी है जो कम ट्रैवल करते हैं, साल में 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, उनके लिए 36 पेज का। ठीक है, जो मल्टीपल टाइम ट्रैवल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए 60 पेज का। अभी मेरा जो क्लाइंट है वो 36 पेज का मैं अप्लाई करना चाहूँगा। फिर जस्ट क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे कस्टमर का नाम भरिएगा, जैसे कि मैं अपना भरता हूँ विजय कुमार। यहाँ पे मेरा सरनेम मिस्ट्री। देखिए कस्टमर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम यहाँ पे रहेगा, लास्ट नेम यहाँ रहेगा। मेल हूँ, अगर फीमेल है तो ये, अगर जेंडर है तो जेंडर पे क्लिक करना है। अगर कस्टमर फीमेल है तो फीमेल पे, मेल है तो मेल पे। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि कस्टमर का ये नाम के सिवा और कोई नाम है तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा।
उसके बाद में क्या आपने नाम कभी चेंजेस किया है तो यह अगर कस्टमर ने यह है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ जैसा कि उसके आधार कार्ड पैन कार्ड पे, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कस्टमर का पैन कार्ड और आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, दोनों सिमिलर होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का डिफरेंस है तो पासपोर्ट ऑफिस वो फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, कस्टमर का 1500 रुपये वेस्ट हो जाएगा। कस्टमर आपसे वो 1500 रुपया डिमांड कर सकता है, वो ये कहेगा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो आप क्लियर कीजिएगा कि कस्टमर के आधार कार्ड में जो नाम है वही उसके पैन कार्ड पे होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर का नाम, ये 3 चीज़ में चेक कीजिएगा। अगर प्रॉपर है तो कीजिएगा, नहीं है तो सिर्फ आधार कार्ड, लास्ट में बताऊंगा, सिर्फ आधार कार्ड से भी पासपोर्ट बन सकता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि कस्टमर का आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम सेम ही हो, ठीक है। वहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। तो यहाँ पे कस्टमर को पूछ लीजिएगा उनका डेट ऑफ बर्थ प्लेस कहाँ पे, तो ज़्यादातर के वही प्लेस डेट ऑफ बर्थ प्लस डालिएगा जहाँ जो उनके आधार कार्ड पे है। तो जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ मुंबई, तो क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मेरा बर्न भी मुंबई में है, तो मैं डेट ऑफ अपना जो प्लेस ऑफ सिटी मैंने मुंबई में डाल देता हूँ। यहाँ पे जो उसका स्टेट है, जैसे मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र डालूँगा। आपका जो स्टेट रहेगा आप वहाँ डालिएगा। डिस्ट्रिक्ट में मेरा जो है मुंबई सिटी है, तो मैं मुंबई सिटी ही यहाँ पे अपडेट करूँगा, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस में कस्टमर मैरिड है, अनमैरिड है, और बाकी सारे डेटा तो आप लोग को पता ही होगा, मैं आपको इतना करने दूंगा नहीं। तो आप देखिएगा कस्टमर का इनमें से क्या है। मैं मैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड ही डालूँगा। अगर कस्टमर सिंगल है, नॉन मैरिड है तो सिंगल डालिएगा, ठीक है। विडो है, ये सब तो आपको पता ही रहेगा, तो ट्राई कीजिएगा। मेरा भी मैरिड है तो मैं मैरिड। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो कस्टमर क्या है, इंडियन है या इंडिया के बाहर का है। तो बर्थ कहाँ पे हुआ है, तो मैंने इंडिया, ये इसको ऐसे ही रहने देना है बर्थ पे, ठीक है। सिटीजनशिप इंडियन, मतलब आप इंडियन हो और इसको रहना ही देना है, इसमें चेंजेस नहीं करना। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप कौन से अदर स्टेट में हो, ठीक है। तो कस्टमर इंडियन है तो बोर्थ ऑफ इंडियन ही रहने दीजिएगा। पैन नंबर है यहाँ पे मांग रहा है, अगर आपको देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। वोटर आईडी भी मैंडेटरी नहीं है, अब देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में एम्प्लॉय ऑफ टाइप ऑफ एम्प्लॉय है, मगर यहाँ पे उल्टा लिखा है, एम्प्लॉय टाइप लिखा है, ठीक है। टाइप ऑफ एम्प्लॉय होता है, मगर यहाँ पे उल्टा ही लिखा है पासपोर्ट वालों ने, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्टमर क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, क्या रे, स्टार्टर बॉय है, प्राइवेट है, होम मेकर है, नॉन एम्प्लॉय है, नॉट एम्प्लॉय है, अदर है, इनमें से क्या है। तो आप कस्टमर मतलब अगर किसी स्टेट पे जाता है तो इनमें से कुछ है तो डालिएगा, नहीं तो इससे अदर पे लेके क्लोज कर दीजिएगा। या तो अगर कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय भी डाल सकते हैं। स्टूडेंट है, अगर कस्टमर स्टडी के लिए इंडिया के बाहर जाना चाहता है तो आप स्टूडेंट पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं सेल्फ एम्प्लॉय डाल देता हूँ क्योंकि मेरी ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है। कस्टमर अगर पेरेंट जो है गवर्नमेंट ऑफिसर है तो यस कीजिएगा। अगर कस्टमर का पेरेंट अगर नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर है तो यहाँ पे नो कीजिएगा। ये वाला स्टेटस आप चेक कीजिएगा। कस्टमर का अगर फैमिली में उसके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही यस कीजिएगा, नहीं है तो इसे नो कीजिएगा। और उसके बाद में क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, कस्टमर इनमें से क्या है, ठीक है। ग्रेजुएट है, 7th पास है, 10th पास है, 8th पास है। ये यहाँ पे एक और चीज़ रह जाता है, कस्टमर अगर 10 पास है या 10 के बिलोंग ऊपर है तो 10 अबव। अगर कस्टमर 10वीं के ज़्यादा है, अगर +2 पर मतलब HSC है, +2, कुछ राज्यों में HSC को +2 कहते हैं, +2 फर्स्ट ईयर, +2 थर्ड ईयर, TY, तो इतने सारे कॉलम है नहीं, तो सिंपल से उन्होंने पूछा है कि 10वीं से कम है या 10वीं से ज़्यादा है। अगर कस्टमर 10वीं मैट्रिक पास से अगर पास है तो 10 तो अबव कीजिएगा, अगर फेल है तो इसको नीचे कीजिएगा, 9th फेल है तो मेरा जो कस्टमर है वो 10th के ऊपर है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ओके सॉरी, तो यहाँ पे देखिए अब इस एप्लीकेबल एलिजिबल नॉन ECR कैटेगरी, आपको शायद इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न होता होगा। ये ECR कैटेगरी क्या है, ECR कैटेगरी क्या है। ओके दोस्तों, ये नॉन ECR क्या होता है मालूम है, जो कस्टमर 10वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना उसको यस करना है।
जो कस्टमर 10वीं फेल है, 10वीं के नीचे फेल है, मतलब वो 9वीं पास है या 9वीं फेल है, उस पर नो कीजिएगा। अगर वो 10वीं पास है, 10वीं ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन MBA MCOM सब यस रहेगा, मगर जो 10वीं फेल रहेगा ना उस पर नो ही करना है, आपको यस नहीं करना है। उसके बाद में अगर आपके शरीर में कोई भी मार्क है, विजिबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो ये नो मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद में आधार नंबर यहाँ पे मांगा है, आधार नंबर कंपलसरी डालना है, और उसके बाद में आई एग्री और यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। देखिए मैंने यहाँ पे आधार नंबर क्या किया, तो आधार नंबर मुझसे मांग रहा है, एक मिनट रुकिए। मैंने अपना आधार नंबर वहाँ पे अपडेट किया और देखिए मैं सेकंड पेज पे आ गया। मैं आपको दिखा नहीं सकता था सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर का फादर नेम, लीगल नेम, किसी किसी कस्टमर का फादर नहीं रहता है, तो जो उसके लीगल पेरेंट रहते हैं या किसी ने अडॉप्ट किया रहता है, तो वहाँ पे इसका नाम मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे उसकी मदर नेम, अगर कोई अडॉप्ट करता है और उसकी वाइफ का नाम भी वो लिख सकता है। यहाँ पे भी लीगल गार्डियन का नाम लिख सकता है। स्पाउस नेम, अगर कस्टमर मैरिड है, जैसे कि मेरे केस में मैंने अपना ही बना रहा हूँ, तो मेरी वाइफ है, तो मैं यहाँ पे स्पाउस नेम मांगा है, तो यहाँ पे मैं स्पाउस नेम कुछ डाल देता हूँ, जैसे कि स्मिता डाल देता हूँ, ठीक है। सरनेम डालना है तो मैंने सरनेम डाल देता हूँ KUMARI, स्मिता कुमारी, ये मैंने सरनेम डाल दिया, ठीक है। कस्टमर का नेम और यहाँ पे मदर नेम और लीगल नेम डालना है। उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे मांग रहा है, फादर नेम डालना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली फेक है, ठीक है। ये सारा डेटा मैं फेक दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पे मैंने डेटा भर दिया। अब कस्टमर का यहाँ पे एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो एक मैं अपना ही डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना ही डाल रहा हूँ, रूम नंबर 117 विजयनगर, सॉल्ट पेन रोड, बिहाइंड बालाजी। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर है, वो कम होते रहता है, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का अगर ज़्यादा एड्रेस बहुत लॉन्ग है, तो आप कैसे लिखोगे बाकी का एड्रेस? तो बाकी का एड्रेस है ना, आपको यहाँ फिल करना है। जैसे कि मेरा है देखिए कस्टमर का अगर पूरा एड्रेस, अगर कस्टमर का एड्रेस अगर शॉर्ट पड़ जाता है, यहाँ पे लिखने के लिए जगह कम बचता है, तो यहाँ पे उसका डेटा आपको फिल करना है, ठीक है। तो आधा अधूरा एड्रेस मत लिखिएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि आधा एड्रेस यहाँ पे फिल करते हो, आधा एड्रेस ना, तो पुलिस वाले कस्टमर का एड्रेस पे वेरिफिकेशन नहीं करता और वहाँ पे वो मेंशन करता है कि आपका एड्रेस शॉर्ट है। अब जो भी उनका रीज़न है, वो चाहे तो कर सकते हैं, मगर वो नहीं करते, क्योंकि कल अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया, कल कुछ अगर इनलीगल प्रोसेस होता है या कुछ लीगल एक्टिविटीज़ होता है, तो फिर उस जगह में पुलिस वाला फंस सकता है। तो यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, कस्टमर का पूरा एड्रेस लिखना है, जो शॉर्ट पड़ता है यहाँ पे लिखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाएगा, बाकी ऐसा नहीं है कि आपने आजू बाजू का पूरा डेटा उठा लिए, वो नहीं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही डालना है, ठीक है। वहाँ उसके बाद में यहाँ पे उसका स्टेट, ये कौन से स्टेट में रहता है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट मेरी मुंबई है, और यहाँ पे मैंने मुंबई डाला। यहाँ पे मेरी लोकल पुलिस स्टेशन देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो मेरी लोकल पुलिस स्टेशन है WTT, क्योंकि मैं वडाला में रहता हूँ, तो देखिए मेरे लिए आ गया WTT, वडाला ट्रक टर्मिनल। मेरा पिन कोड 400037। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर,
यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी, अब मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ। ये ईमेल आईडी फेक है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस टेम्परेरी एड्रेस या सेम है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है इफ़ यू परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस। और ये पूछ रहा है आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस कीजिएगा। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पे एक और कॉलम आ जाता है कि टेम्परेरी एड्रेस लिखने के लिए, मगर मेरा परमानेंट एड्रेस और अदर एड्रेस सेम ही है। ठीक है, 982। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फेक मोबाइल नंबर डाला और ये यस करना है आपको। वो पूछ रहा है कि आपको SMS करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने शायद एक नंबर ज़्यादा अपडेट कर दिया, यस। अब यहाँ पे पूछ रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अगर मान लीजिए आप विदेश जा रहे हो और आपको अगर विदेश में कुछ हो जाए तो किससे कांटेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर आपको अपडेट करना है। जैसे कि मैं अपना ये इमरजेंसी नंबर दे रहा हूँ, अजय। यहाँ पे नंबर मांग रहा है 9870852281। देखिए, ये मैंने एक फेक नंबर डाला है और अजय करके मैंने एक बंदे का नाम डाला है और यहाँ पे सबमिट किया। उसके बाद में अगर आपके पास कोई अदर डिटेल है करंटली तो यस कीजिएगा या तो नो कीजिएगा। यहाँ पे अब मेरे पास कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बना रहा हूँ, तो मेरे पास कोई है नहीं, तो यहाँ पे डिटेल नॉट अवेलेबल डालना है। उसके बाद में डू यू अप्लाई पासपोर्ट बट नॉट इशूड। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने अगर फ्यूचर में पासपोर्ट बनाया गया था, बनाने के लिए अप्लाई किए थे बट वो मिला नहीं, तो आपने अगर किए हो तो यस कीजिएगा वरना नो कीजिएगा। मेरे केस में तो नो है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये नो ही डालूंगा यहाँ पे। उसके बाद में सबमिट कीजिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे। उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारा पूछ रहा है जो डिटेल है, आपका क्रिमिनल केस है, मेरे हिसाब से तो सब पे नो कर देना है, मगर आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका कुछ इन केस में यस है तो आप देख लीजिएगा। मेरे केस में सब में नो है। ट्राई कीजिएगा कि कस्टमर से नो ही करने के लिए। अगर कस्टमर से एक बार पूछ लीजिएगा कि उसने पहले कभी पासपोर्ट सरेंडर किया है या अप्लाई किया है या उसका नाम पे कोई क्रिमिनल केस है या उसने कभी किया था मगर हुआ ही नहीं, इनमें से पूछ लीजिएगा ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। कस्टमर से ये सारी चीज़ों के बारे में पूछ लीजना है। मेरे केस में ये सब ना है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना कुछ है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद में ये देखिए आ गया डमी पैन का पासपोर्ट। ये कस्टमर का है डमी पासपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ मेरा सरनेम, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ, मैं इंडियन हूँ, मुंबई से हूँ। और देखिए ये मेरे फादर का नाम आ गया, मदर का नाम, मेरी वाइफ का नाम, ये मेरा पूरा एड्रेस है सेकंड स्लॉट में। यहाँ पे मेरा पिन कोड महाराष्ट्र। ये देखिए ये एक्चुअली नमूना है। जब पासपोर्ट आपका अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपका फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर परमानेंटली हो जाएगा। कस्टमर से ये नमूना आपको दिखाना है, वेरीफाई करना है कि सर देखिए आपका पासपोर्ट रेडी हो गया है, आप चेक कर लीजिए कि इसमें कोई कुछ गलत है। अगर कस्टमर कहता है कि हाँ मेरा यहाँ कुछ गलत है, तो आप प्रीवियस में क्लिक करके आपको वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मगर अगर कस्टमर बोलता है नहीं यहाँ पे मेरा सब कुछ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे एक डिटेल मांग रहा है, यहाँ पे आपको डालना है कस्टमर क्या डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस में प्रेजेंट करने वाला है। तो मेरा बर्थ प्रूफ के लिए मैं पैन कार्ड इशू दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में एड्रेस प्रूफ के लिए मैं आधार दिखाना चाहता हूँ। इसके सिवा और कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये जो आपको डिजी लॉकर का आपको देखो काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है, ये मत कीजिएगा अपलोडिंग का। ये डिजी लॉकर के थ्रू आप कस्टमर का डॉक्यूमेंट अपलोड मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम में ऐसा होता है कि पैसा कट जाता है और कस्टमर का पासवर्ड बनता है, मतलब प्रोसेस ही नहीं होता अपनी तरफ से। ये चीज़ जो आया है वो एक्चुअली अभी तक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो अगर डिजी लॉकर का आता है तो ओके करके क्लोज कर दीजिएगा, बट डिजी लॉकर से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेस पूछ रहा है कि आपका प्लेस क्या है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मुंबई। उसके बाद में यहाँ पे देखो डेट लिख के आ रहा है कि कौन से तारीख को आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आई एग्री करने के बाद में पे एंड सबमिट करना है आपको। यहाँ पे पेमेंट और सबमिट करना है। पेमेंट देखिए यहाँ से 100 रुपये कस्टमर से लेना है, आपके वॉलेट से
43.64 पैसा आपके वॉलेट से कटेगा। मगर ये जो 43 रुपीज़ कट रहा है ना, ये 43 रुपीज़ अगर कस्टमर का जब पासपोर्ट अप्रूव हो जाता ना, यह आपको 100% रिफंड होगा। मैं दिखा सकता हूँ, मैं फ़िलहाल अभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा कि कौन से डेट को मैंने किया था। देखिए, हो जाने के बाद अगर पेमेंट करते हो ना, तो यहाँ पे व्यू सबमिट पे देखना है। व्यू सबमिट पे देखो, मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों का पासवर्ड बनाया था। देखिए यहाँ पे उसका फाइल अपलोड हो, देखिए ये मेरा कस्टमर है और इसका आज का डेट था पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए, उसने पासपोर्ट ऑफिस में आज ही विजिट किया है। तो देखिए उसका फाइल नंबर इसको इशू हो चुका है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने अभी जो डेमो पासपोर्ट दिखाया ना, देखो ये है। अगर कस्टमर का अगर मान लो पेमेंट कर देते हो, साइट बंद हो जाता है ना, तो 10 मिनट वेट करने के बाद में ना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में ना यहाँ पे चेक कर सकते हो पेमेंट का। यहाँ से उसको शेड्यूल निकाल के दे सकते हो और यहाँ पे आप कस्टमर का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको अपॉइंटमेंट बुक करना और पेमेंट करना वो भी सिखाऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा सिखाने जाऊँगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इतना ही ये वीडियो देखो और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा CSC के रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद सर।